जाती हुई गर्मी हमें जिस मौसम का तोहफा देकर जाती है वो बहुत ही हबस और नमी वाला होता है, जिसमें गर्मी बेशक इतनी ज़्यादा नहीं लगती हो, लेकिन हवा पंखे के सामने बैठने के बावजूद नहीं लगती, जिससे हर वक्त जिस्म और चेहरे पर नमी और चिपचिपाहट रहती है। ऐसे में एयर कूलर भी साथ नहीं देता, बल्कि बहुत हद तक ऐसे मौसम की वजह एयर कूलर को मानकर सिर्फ एसी को ही इसका हल माना जाता है। तो आज की वीडियो में हम एयर कूलर से पैदा होने वाली हबस, नमी और चिपचिपाहट बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, बल्कि इस कॉन्सेप्ट को भी ख़त्म कर देंगे कि कूलर इसकी सबसे बड़ी वजह हो सकती है। बल्कि एयर कूलर से ही घर को हबस के मौसम में भी ठंडा करेंगे, जिससे घुटन वाले मौसम में भी बहुत आराम और सुकून मिलेगा। और एयर कूलर को लेके उन सारे मसलों का हल कर देंगे कि जिनकी वजह से बहुत से लोग एयर कूलर लगवाने से डरते हैं, जिनमें सबसे टॉप पे एयर कूलर की हबस और बरसात के दिनों में कूलर से ठंडक लेने का तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक नॉलेज। हबस एक्चुअली हवा में नमी का नाम नहीं है, बल्कि नमी वाले मौसम में हवा का ना लगना है, मतलब कुदरती हवा का ना चलना है, और उस पे हमारे घरेलू पंखे और एयर कूलर वगैरह की हवा का बेअसर हो जाना है। अब इनकी हवा हमें क्यों नहीं लगती? तो इसकी वजह ये होती है कि हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से हमारे इर्द गिर्द की हवा बहुत भारी हो जाती है। तो हमारे घरेलू पंखे या एयर कूलर्स वगैरह के लिए इस भारी हवा को थ्रो करना मई जून वाली खुश्क हवा की निस्बत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह पंखे या एयर कूलर जितना भी तेज़ क्यों ना चल रहे हों, वो इस नमी वाली भारी हवा को दूर तक नहीं फेंक पाते, जिससे वो हमारे जिस्म को ज़्यादा फील नहीं होती और जिस्म और चेहरे पर मौजूद पसीना और नमी मिलकर चिपचिपाहट सी बना देते हैं। इसकी मिसाल ऐसे दी जा सकती है कि इसी मौसम में बारिश के बाद जब हवा में नमी की मिकदार रूटीन से भी ज़्यादा हो जाती है, तब अगर तेज़ हवा चले तो इसी मौसम में ठंड लगने लगती है, और जब कुदरती हवा बिल्कुल ना चल रही हो तो वो हबस की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा जिससे हमारे घर में हबस भी ख़त्म हो जाए और हम अपने एयर कूलर से ठंडी हवा भी ले सकें? तो इसके लिए हमें दो बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर 1 पे प्रॉपर वेंटिलेशन, नंबर 2 पे ठंडक। या हम प्रॉपर वेंटिलेशन करके इस हबस से बच सकते हैं, या फिर किसी तरह भी ठंडक को मेंटेन करके बच सकते हैं, और ये दोनों काम ही हम किसी भी तरह के एयर कूलर से ले सकते हैं। तो पहले नंबर पर प्रॉपर वेंटिलेशन पर बात कर लेते हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन का असूल ये है कि अगर आपके रूम में दरवाजे से हवा दाखिल हो रही है तो उसे रूम की बिल्कुल ऑपोजिट साइड, मतलब दूसरी साइड से बाहर निकलने का रास्ता दिया जाए, ताकि हवा पूरे कमरे से होकर बाहर निकले, ना कि दरवाजे से दाखिल हो और उसके बिल्कुल ऊपर वाले एग्जॉस्ट फैन से बाहर निकल जाए। तो ऐसी वेंटिलेशन का बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमने हवा के सारे प्रेशर को घर के अंदर से गुजार के आउट करना है, ताकि पूरे घर का एटमॉस्फेयर अच्छा हो। इसका सीधा सा तरीका ये है कि आपने हवा को जिस साइड पे भी लेके जाना है, उसके रास्ते में आने वाले किसी भी गैप को बंद करना पड़ेगा। आमतौर पर हबस के दिनों में भी एयर कूलर को चारपाई या बेड के बिल्कुल सामने रखकर हवा का इंतज़ार किया जाता है, जबकि हवा वज़नी होने के बायस सीधा सफ़र करने की बजाय नीचे की तरफ मूव कर जाती है। इसलिए हबस के दिनों में एयर कूलर को आम लेवल से थोड़ा सा ऊंचा रखें तो आपको हवा लगने लगेगी। ख़ुसूसन हबस के दिनों में हमें एयर कूलर की एयर थ्रो का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके लिए हमें इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि इसकी खसें ब्लॉक तो नहीं है, बंद तो नहीं है। अगर वो लकड़ी की बूरे वाली हैं तो वो बहुत ज़्यादा मोटी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा गफ तो नहीं है, उनमें से नॉर्मली एयर क्रॉस हो रही है। और अगर वो गंदी हैं, बाहर की तरफ से आमतौर पर नमक वगैरह जम जाता है, तो उन्हें बाहर से वॉश करें, उन्हें बाहर से धो लें। और अगर आपने हनीकॉम्ब पैड लगाए हैं तो खुसूसन हबस के दिनों में आपके हनीकॉम्ब पैड बहुत ज़्यादा थिक नहीं होने चाहिए। हबस के दिनों में मिनिमम 1 इंच के पैड आपको अच्छे से काम दे सकते हैं। अगर इससे मोटे होंगे तो वो भी हबस पैदा करेंगे, क्योंकि प्रॉपर हवा उनमें से गुजर नहीं पाएगी, तो वो बहुत आगे तक थ्रो नहीं कर पाएगी। इसलिए अगर किसी का ये कंसेप्ट है कि हबस के दिनों में आपके हनीकॉम्ब पैड बहुत मोटे होंगे तो हबस ख़त्म होगी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। थिक वाले हनीकॉम्ब पैड हबस में इजाफे का बायस बनते हैं।
बेसिकली 2 इंच 3 इंच या 4 इंच का मोटा हनीकॉम्ब पैड इस तरह के आम कूलर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं बना होता। वो सिर्फ और सिर्फ बड़े साइज के चिलर प्लांट्स के लिए होता है, या फिर आपको मोटे साइज का हनीकॉम्ब पैड लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है तो फिर उसे 12 वोल्ट के एयर कूलर में बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि 12 वोल्ट के एयर कूलर की मोटर में इतनी ताकत नहीं होती कि वो इतने मोटे हनीकॉम्ब पैड में से हवा को खींच सके और उसी फ्लो में आगे दे सके। एसी 220 वोल्ट वाली मोटर के साथ लगा सकते हैं, उसमें फिर भी इतनी पावर होती है कि वो मोटे हनीकॉम्ब पैड में से हवा को खींच सके, वो भी सिर्फ और सिर्फ मई जून के महीने में। मेरी एक बहन ने अपने चैनल पर सर्फ डालकर इन्हें वॉश करने का तरीका बताया है कि आप डेली एयर कूलर में सर्फ डाल दें तो ये खुद ब खुद वॉश हो जाया करेंगे। एयर कूलर में जिस तरह का भी पानी होता है उसकी छींटें हमारे ऊपर भी पड़ती हैं, तो सर्फ के अंदर कास्टिक सोडा भी होता है। आमतौर पर आपने देखा होगा नॉर्मल पानी भी जब अंदर सर्कुलेट करता है तो वो जब खसों में से होकर गुजरता है तो उसके अंदर झाग बन जाती है। तो अगर हम डेली सर्फ का 1 चम्मच उसमें डालते हैं तो उसके हमें 2 फायदे हो जाएंगे। अगर हम गॉगल्स पहन के, गंदे कपड़े पहन के एयर कूलर के आगे बैठ जाते हैं तो एक तो सर्फ से हमारा मुंह भी धुल जाएगा, दूसरा हमारे गंदे कपड़े भी धुल जाएंगे। और उनके मुताबिक अगर हम डेली उसमें सर्फ का 1 चम्मच डालते हैं तो वो जितनी झाग हो जाएगी तो हमारा अच्छा खासा एक बड़े लेवल का धोबी घाट भी बन जाएगा, मतलब ठंडी हवा भी मिलेगी और धोबी घाट का धोबी घाट हो जाएगा। हम इर्द गिर्द के हमसायों के कपड़े भी साथ में धो सकेंगे। मेरी इन बहनों ने किचन में मौजूद 2-3 चीज़ों से ही पूरा चैनल चलाया होता है। इनके नज़दीक बेकिंग सोडा, विनीगर और हार्पिक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सर्फ से पूरी दुनिया के काम हो जाते हैं। ये दुनिया का हर काम इन 2-3 चीज़ों से कर लेती हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर काम बेकिंग सोडा, विनीगर या सर्फ से नहीं निकाला जा सकता। तो कुछ भी काम करने से पहले अगर उसके बारे में डीपली सोच लिया जाए तो गलती के इम्कान बहुत कम हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप भी बगैर सोचे समझे इसमें सर्फ डाल देंगे कि ऑटोमेटिकली इसकी खसें साफ होती रहें, तो आपने अपनी मर्जी करनी है, लेकिन साथ में गॉगल्स पहनना बिल्कुल मत भूलिएगा। जुलाई अगस्त में एयर कूलर की 2 साइडों की खसों को उतार दिया करें, सिर्फ एक पीछे वाली बड़ी खस को रहने दिया करें। इससे ये होगा जब हवा कूलर के अंदर दाखिल होगी तो उसके पीछे लगी हुई गीली खसों की वजह से या गीले हनीकॉम्ब पैड की वजह से हवा की गर्मी भी ख़त्म हो जाएगी और हवा का फ्लो भी कम नहीं होगा। एयर कूलर दूर तक हवा फेंकने लगेगा। अगर आपने लकड़ी के बूरे वाली खसें लगाई हैं तो इसे हर साल चेंज कर दिया करें। अगर हनीकॉम्ब पैड वाली लगाई हैं तो इसे हर साल धो के साफ करके लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बावजूद फ़ैन की हवा तेज़ नहीं आ रही तो मोटर की स्पीड चेक करें, कहीं आपकी मोटर की स्पीड कम तो नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर पानी चल रहा होता है। इसलिए जब आप मोटर को कभी बंद करके रखते हैं तो उस पानी की वजह से मोटर के बैरिंगों में थोड़ा बहुत जंग लग जाता है, जिसकी वजह से भी इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसे में आप इसे इंजेक्शन की मदद से ऑयल वगैरह दें और इसे दोबारा चलाएं, इसकी स्पीड को बेहतर करें। अपनी सप्लाई को चेक करें, कहीं आपकी सप्लाई वक्त के साथ साथ इसको कम करंट तो नहीं दे रही। अगर करंट कम की वजह से भी इसकी स्पीड कम है तो उसे भी ठीक करें। इन सारी चीज़ों से हट के अगर आपके इलाके का मौसम ओवरऑल मई जून से लेके ही नमी वाला है तो फिर आप बेशक एयर कूलर को स्किप कर दें। लेकिन अगर मई जून में खुश्क मौसम है और जुलाई अगस्त से ऑनवर्ड नमी वाला मौसम है तो फिर हम एयर कूलर्स को यूज़ कर सकते हैं, इससे अच्छे से काम ले सकते हैं। बाज़ दफ़ा आप एयर कूलर ख़रीदते वक्त ही कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिसका भी बाद में खमियाजा भुगतना पड़ता है। मतलब आप बहुत बड़ी जगह के लिए एक छोटा एयर कूलर खरीद देते हैं। आम तौर पे हम कूलर ख़रीदते वक्त दुकान के अंदर इसकी थ्रो को चेक कर लेते हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फील होती है, लेकिन इसकी एयर थ्रो को चेक करने का तरीका बेसिकली ये होता है कि इसके पैड उतार दें और शॉप से बाहर ला के इसकी एयर थ्रो चेक करें। अगर थ्रो बहुत ज़्यादा दूर तक आ रही है तो समझ लें कि फ़ैन की एयर थ्रो बहुत अच्छी है। उसके बाद पैड लगाकर जब चेक करते हैं तो फिर बहुत कम हो जाती है तो समझ लें कि उन पैड्स का मसला है। अगर फिर भी ठीक रहती है तो फिर वो कूलर ठीक है। एयर कूलर को प्रॉपर इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एयर कूलर को प्रॉपर इंस्टॉल ही नहीं करते तो भी एयर कूलर हमारा बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस देगा, हमें बिल्कुल भी वो काम करके नहीं देगा जो हम उसे लेना चाहते हैं। एयर कूलर को हर सूरत हर कीमत कमरे से बाहर लगाएं, सिर्फ और सिर्फ उसका ब्लोअर या उसका फ़ैन कमरे के अंदर एयर दे रहा हो, बाकी सारे का सारा एयर कूलर कमरे से बाहर होना चाहिए। तभी वो बाहर की हवा को कमरे के अंदर लेके आएगा और कमरे की नमी वाली हवा को फ्रेश करेगा। अगर हम कूलर को कमरे के अंदर ही रख कर चलाएंगे तो वो कमरे के अंदर वाली हवा को मज़ीद नमी वाली करता जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा हबस पैदा हो जाएगा।
आमतौर पर हम एक गलती करते हैं कि जब हमें ठंडी हवा चाहिए होती है उस वक्त हम एयर कूलर को ऑन कर देते हैं और फिर देखते हैं कि कब हमारा कमरा ठंडा होता है, जबकि एयर कूलर का एक बुनियादी असूल ये है कि इसे आप लगातार चलाएं। हाँ, अगर आप थोड़ा लंबे टाइम के लिए इधर उधर हो रहे हैं तो बेशक इसे बंद कर दें, अदरवाइज इसे सारा दिन चलता रहने दें, तभी ये एटमॉस्फेयर को ठीक कर सकेगा। इसकी एक छोटी सी मिसाल ऐसे है कि अगर एयर कूलर मस्जिद में लगा हुआ है और हम नमाज के टाइम पे इसे ऑन कर देते हैं तो जब तक ये मस्जिद में कूलिंग करेगा तब तक नमाजी नमाज पढ़कर अपने घरों को जा चुके होंगे। ये आमतौर पर 5 डिग्री तक दर्जा हरारत को कम कर देता है, लेकिन लगातार चलने से ये 7 से 8 डिग्री तक भी कम कर देता है। जबकि एक नॉर्मल इंसानी जिस्म के लिए एटमॉस्फेयर में नमी की मिकदार 30 से 50% हो तो वो हमारे लिए आरामदेह होती है और हमारी जल्दी बीमारियों और सांस की बीमारियों से बचाने में मददगार साबित होती है। इससे ज़्यादा की नमी हो तो उससे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें हर सूरत एयर कूलर को विंडो से बाहर की तरफ लगाना ज़रूरी है ताकि वो बाहर से फ्रेश एयर को अंदर लेकर आए। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे घर में सबसे ज़्यादा हबस वाली जगह कौन सी होती है तो बरसात के दिनों में शायद आप झट से कह दें कि बाथरूम, क्योंकि बाथरूम में नहाने के फौरन बाद ही सांस लेना मुश्किल हो जाता है और नहाते ही पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी सच है कि बरसात में ही सबसे ठंडी जगह भी यही बाथरूम ही है, क्योंकि नहाने के फौरन बाद जहां आपको सांस भी लेना मुश्किल हो रहा हो वहीं पे एकदम से अगर फैन चला दिया जाए तो वहां फौरन से आपको बहुत ठंड लगने लगेगी और आप टॉवल लिए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो इस बात से भी ये बात साबित होती है कि मसला नमी का नहीं, मसला हवा के ना लगने का है। ये सब कुछ तो था एयर कूलर की एयर थ्रो, मतलब हवा बढ़ाकर उसी से हबस खत्म करने का फार्मूला। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे हल की, जो है हबस के दिनों में एयर कूलर से ठंडक पैदा करना। क्योंकि जैसा मैं बता चुका हूं कि हबस और नमी के दिनों में या तो हम ज्यादा हवा लेकर बच सकते हैं या फिर कूलिंग के जरिए बच सकते हैं, क्योंकि कूलिंग हवा में मौजूद नमी को ठंडा कर देती है, जिससे भी हमें सख्त हबस में भी राहत मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, इस काम के लिए हमें थोड़ी मेहनत करके फ्रिज में जगह बनाकर बर्फ के लिए डेली एक्स्ट्रा पानी रखना पड़ेगा और डेली एयर कूलर में बर्फ डालना पड़ेगी। हवा ठंडी हो जाएगी और हबस और नमी से निजात मिल जाएगी। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो इसका एक दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपके घर में किसी भी किस्म का कोई मिट्टी का बर्तन पड़ा हुआ है जो कि बेकार है, जिसे आप यूज नहीं करते, तो उसे उसी हालत में या फिर उसे तोड़ के आप एयर कूलर के पानी के अंदर रख सकते हैं, जिसमें मिट्टी के ग्लास भी आ सकते हैं, कोई घड़ा आ सकता है, गमले आ सकते हैं। मेरे पास ये गमले थे, मैंने इन गमलों को तोड़ के इस पानी के अंदर रख दिया है। लेकिन इसमें भी पानी की सर्कुलेशन और एयर कूलर के फैन का चलना लाजमी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन गमलों को तोड़ के पानी के अंदर रख देंगे तो ये पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं होगा जब तक पानी का पंप न चलता होगा और एयर कूलर का फैन नहीं चलता होगा। उस सूरत में मिट्टी के बर्तन इसके अंदर रखने से पानी के ठंडे होने का तनासब 2 गुना हो जाएगा। ये बहुत ही सस्ता और आसान तरीका है। अगर घर से मिट्टी के बर्तन नहीं भी मिलते हैं तो ये गमले हमारे घरों में मौजूद होते हैं, ना भी हो तो ये बहुत सस्ती सी आइटम है। 10-20 रुपए में हम एक आध गमला भी लाकर उसे तोड़ के इसके पानी में रख दें। जैसे जैसे इसका पानी सर्कुलेट करेगा, पानी के ठंडे होने की स्पीड और इसकी डिग्री भी 2 गुना हो जाएगी। मतलब पानी पहले से 2 गुना ज्यादा ठंडा हो जाएगा और 2 गुना रफ्तार से ठंडा हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम एयर कूलर की हवा को ठंडा कर सकते हैं। इसे मजीद एनहांस करने के लिए आप इसमें बर्फ भी ऐड कर दें तो समझ लें कि आपने एसी ही चला दिया है। इस वीडियो में बताया गया सब कुछ मुकम्मल नॉलेज और तजर्बे की बुनियाद पर बताया गया है और समझाया गया है। अगर किसी भाई को किसी पॉइंट पर एतराज हो तो वो दलील के साथ कमेंट कर सकता है, अदरवाइज किसी भी नेगेटिव कमेंट का जवाब नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एयर कूलर में पैदा होने वाली बदबू को बिल्कुल खत्म करने का तरीका बताने वाला हूँ। उसके बाद भले आप उसमें पूरा साल पानी चेंज ना भी करें, आपके एयर कूलर से कभी बदबू नहीं आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।